हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका शिवांश स्टडी में। और आज हम करने वाले बच्चों क्लास 9th एसएसटी का फुल चैप्टर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, इजी एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम है चुनावी राजनीति। और हम इसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और आपको बताएंगे भी कौन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ताकि आप स्कोर 90+ कर सको। ठीक है ना बच्चों। तो चलिए बच्चों, देर ना करते हुए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो जो बच्चों हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर, चुनावी राजनीति। आपको पता है चुनाव के बारे में इसमें बात करेंगे, चुनावी पॉलिटिक्स के बारे में इसमें बात करेंगे। हमें चुनाव की ज़रूरत क्यों थी? किसी बच्चे को पता है इस क्वेश्चन का आंसर? आपने ये 8th में भी पढ़ा था, घुमा फिरा के आपको ये बार बार मिलता रहेगा। आपने 9th में पढ़ा, 8th में भी पढ़ा था आपको, ये आपको कहीं ना कहीं 10th में भी मिलेगा बच्चों। ये मैं आपको बता दूं, आपको 10th में भी मिलेगा। तो हमें चुनाव की ज़रूरत क्यों? हमें चुनाव की ज़रूरत क्यों होती है? इसका आंसर ये है बच्चों कि हमें चुनाव की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि हमें जो अपने प्रतिनिधि चुनते हैं ना, वो हम चुनावी प्रक्रिया द्वारा चुनते हैं ना। हम तो ऐसे वैसे चुन नहीं सकते, ये है वो है। तो हम अपने जो प्रतिनिधि हैं वो चुनावी प्रक्रिया द्वारा चुनते हैं, इसीलिए हमें चुनाव की आवश्यकता होती है। और चुनाव जो है लोकतंत्र की बुनियाद भी होती है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हमें चुनाव की आवश्यकता होती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया और इसको आप थोड़ा अपने दिमाग में बिठा के रखना है 1 मार्क्स के लिए। तो चलिए मैं आपको इसकी डेफिनेशन देता हूँ फटाफट। हमें चुनाव की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि चुनाव द्वारा हम अपने शासक खुद चुनते हैं ना। बस यहाँ से ही आपको यहाँ तक इसको प्रिपेयर कर लेना है। बाकी आप चाहो तो एक दूसरे लाइन में भी मैंने आपके लिए क्रिएट किया है, आपकी एनसीईआरटी बुक से क्रिएट किया है इस चीज़ को। मैंने आपकी एनसीईआरटी बुक से क्रिएट किया इस चीज़ को, एनसीईआरटी बुक से बनाया। तो देखते हैं। इसलिए ज़्यादातर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपने लोगों प्रतिनिधियों के माध्यम से ही शासन करते हैं। मतलब जितने भी लोकतांत्रिक शासन होते हैं, जहाँ तक ज़्यादातर जगह पर यही पाया जाता है, वो अपने प्रतिनिधियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं, देखो नहीं, खुद डायरेक्ट तो नहीं करते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो अपने प्रतिनिधियों को भेज देते हैं वापस, और अप्रत्यक्ष रूप से अपने जनमत द्वारा वो लोकतंत्र में आपको राज करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया वो लोकतंत्र क्या होता है, चुनावी राजनीति क्या होती है, चुनाव क्या होते हैं, ये चीज़ें पता चल जाएगा। और आपको ये भी पता चलेगा चुनाव की हमें ज़रूरत क्यों है और चुनाव क्या होता है। चुनाव क्या होता है ये पता है आपको? ये टॉपिक है, चुनाव क्या होता है, व्हाट इज़ चुनाव। आपको पता है क्या होता है चुनाव? तो मैं बताता हूँ बच्चों आपको कि चुनाव क्या होता है। चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। जिसके द्वारा हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, वो जो प्रक्रिया है ना, उसको दैट्स कॉल्ड चुनाव। राइट बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ और फटाफट आगे चलते हैं हम। उपचुनाव, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्क्स के लिए उपचुनाव आने वाला है। आइए बच्चों, मैं आपको इसमें 1 मार्क्स के आपकी सपोर्टिंग मटेरियल से मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन क्रिएट किए जो आते हैं। वो सब क्वेश्चन अभी मैं पढ़ाने के बाद आपसे इसी वीडियो में आपसे वो सभी क्वेश्चंस को पूछूंगा और उन सब क्वेश्चन को आपको करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, ताकि आप जो है इस क्वेश्चन को कर पाओ और आप उसको मुझे आंसर देना, फिर मैं आपको उसके आंसर्स भी बताऊंगा। और अगर आपको पीडीएफ की लिंक चाहिए तो बच्चों, पीडीएफ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाके पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है बच्चों। और अगर अभी इससे पहले जो एक चैप्टर मैंने पढ़ाया उसमें भी सभी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और सब चीज़ कवर किया है। इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 अगर आपने नहीं देखा तो बच्चों आप चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट को ऑन कीजिए। वहाँ पर आपकी क्लास 9th की टर्म 2 का वो प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से चेक करके और वहाँ से अच्छे पढ़ के आप अच्छा स्कोर करिए, 90+ स्कोर करिए। ठीक है बच्चों। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि अगर आप 90+ स्कोर करो तो वो भी 90+ स्कोर कर सकें। इसलिए आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि आप दोनों अच्छे अच्छे मार्क्स ला करके और आगे बढ़ो। और हमारे चैनल पर 10th में जब आप आओगे ना, तो 10th में भी आपको हम सभी चीज़ें अपने चैनल पर प्रोवाइड करवाएंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। किसी क्षेत्र के सदस्य किसी क्षेत्र के सदस्य हैं, किसी क्षेत्र के सदस्य की जब मृत्यु हो जाती है, इस्तीफा दे देता है या किसी भी कारणवश वो सीट खाली हो जाती है, तो वहाँ पर जो चुनाव होता है ना, उसको उपचुनाव कहा जाता है। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आ गया। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको आप अपने दिमाग में बिठा लो, लर्न कर लो, राइट कर लो। आप बच्चों मैं पढ़ा रहा हूँ, आप साथ साथ क्या है नोटबुक निकाल के चलो और आप उसे नोट करते चलो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। लोकतंत्र में जो है, लोकतंत्र में चुनाव के लिए जरूरी न्यूनतम शर्तें क्या क्या हैं, से पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। लोकतंत्र क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है मैं बताता हूँ। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये बुक से मैंने लिया, आप इसको समझ भी लो, आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक भी, और एक क्वेश्चन के रूप में भी मैंने क्रिएट कर दिया इसे। आप टॉपिक को भी समझ जाओगे और क्वेश्चन को भी समझ जाओगे, किस तरीके से क्वेश्चन बनता है, और आप आंसर देना भी समझ जाओगे। तो आई होप आप अच्छा स्कोर करोगे। क्योंकि बच्चों देखो, मैं क्या कहता हूँ, स्कोर 90+ करने के लिए आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें तो पढ़नी पड़ेंगी ना।
तो बस मैं आपको ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें ही पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को, ठीक है बच्चों। तो पहला देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है मैं आपको बताता हूँ, क्रिएट करते। लोकतांत्रिक चुनाव के लिए न्यूनतम शर्तें पूछ लिया, जैसे भी पूछेगा चुनाव की जरूरी न्यूनतम शर्तें क्या हैं, या फिर पूछ लेगा किन्हीं 3 चुनाव की जरूरी शर्तों की व्याख्या कीजिए, या फिर किन्हीं 3 चुनाव की जरूरी मतलब वो कह सकते हो आप चुनावी प्रक्रिया का पालन करने के लिए किन्हीं 3 न्यूनतम शर्तों का व्याख्या कीजिए, वर्णन कीजिए, इस तरीके से आपसे पूछ सकते हो। तो पहला देखो, हर किसी को मताधिकार होना चाहिए, हर किसी को, चाहे वह गरीब हो, चाहे वह अमीर हो, चाहे वो पार्टी का हो, चाहे वो पार्टी के बाहर का हो, चाहे वो बड़ा व्यक्ति हो, चाहे वो शिक्षित हो, चाहे वो अशिक्षित हो, हर किसी को मताधिकार होना चाहिए, जो कि हमारे देश में है। चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो, भाई ऑप्शनल होने चाहिए, भाई ये नहीं कि एक ही पार्टी, अगर एक पार्टी है तो लोग एक पार्टी को कहाँ तक देंगे भाई, उसमें कंपटीशन नहीं होगा। तो ज़्यादा पार्टी होनी चाहिए, कम से कम 2 पार्टी 3 पार्टी होनी चाहिए, तभी तो हमारे उधर कंपटीशन हो पाएगा ना बच्चों, कोई पता तभी कंपटीशन हो पाएगा। तीसरा पॉइंट है आपका चुनाव का अवसर, जो चुनाव का अवसर है वो नियमित अंतराल यानी एक समय, एक पीरियड, टाइम पीरियड के बाद होता रहना चाहिए, ये है इसका थर्ड पॉइंट बच्चों, आप इसे दिमाग में अपने बिठा लो। और इसमें आप कुछ ये भी चीज़ें लिख सकते हो कि मतलब चुनाव में धांधली ना हो, चुनाव जो है स्वतंत्र व निष्पक्ष होने चाहिए, चुनाव में भ्रष्ट नेताओं की जो मतलब छवि है, वो जो छवि वाले ऐसे नेता हैं जो भ्रष्टाचार टाइप के हैं, उनको चुनाव से पार्टी अपने टिकट ना दे, ये सब भी आप अपने आप से भी थोड़ा ये आसपास भी अपने आप चीज़ों जो देखते हो ना उनको भी एनालाइज करो बच्चों, उनको भी अपने दिमाग में लगाओ, और उनको दिमाग में लगा करके इस टाइप के अगर क्वेश्चन को आप आंसर दोगे तो बच्चों बहुत अच्छा स्कोर करोगे आप। आई होप आप 90% 100% करोगे। और इसके बाद मैं एक वीडियो ऐसे भी लेके आऊँगा जो बच्चों आपको क्लास 9 के बच्चों के लिए स्पेशल मैं बनाऊंगा, क्लास 9 और 10 के लिए, कि बच्चे आप जो है क्लास 9 में या 10 में जिस भी क्लास में हो आप, उसमें आप एसएसटी में किस तरीके से लिखें कि आपको टीचर फुल में से फुल मार्क्स दे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स ही दे, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 मार्क्स दे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स दे। ऐसा ना हो कि मार्क्स कटे, कई बार अच्छा होता है बच्चा ना लिख देता है लेकिन उसको फुल मार्क्स नहीं मिलते क्योंकि उसको तरीका नहीं पता होता। और आपको ज़्यादा लिखने की मतलब एक अट्रैक्टिव, आपको कैसे लिखना, नीट एंड क्लीन लिखना है, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना है उसको, मतलब गैप भी दे के लिखना और टॉपिक को हाईलाइट कर देना है। जैसे इसमें ऐसे हाईलाइट कर दो टॉपिक को, फिर 3 पॉइंट आप लिख दो, बहुत अच्छा आपको नंबर देगा टीचर। ठीक है बच्चों, चलते हैं हम आगे अपने अगले टॉपिक की तरफ। निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न चरण। निर्वाचन क्या होता है, कई बार ये ऐसे पूछ लेता है, चुनाव नहीं पूछता, कई बार मतलब निर्वाचन क्या, भाई भाई चुनाव को ही निर्वाचन कहते हैं और निर्वाचन को ही चुनाव कहते हैं, दोनों एक चीज़ है, वर्ड दो है लेकिन हैं क्या, दोनों चीज़ें एक है, ये दोनों अलग अलग नहीं है दोनों एक लेकिन वर्ड अलग है। इसको आपको मैं समझाता हूँ। आपने सुना होगा निर्वाचन आयोग कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं चुनाव आयोग, तो है तो दोनों एक चीज़, ठीक है, तो इसमें डिफरेंस नहीं है। बस ऐसे कई बार ऐसे पूछ लो, चुनाव की बजाय पूछ लेता है निर्वाचन क्या है, तो निर्वाचन भी वही है जैसे चुनाव को मैंने बताया था। चुनाव की डेफिनेशन बच्चों आपको मैंने क्या बताई थी, चुनाव की डेफिनेशन बताई, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, उसे चुनाव कहते हैं या फिर उसे निर्वाचन भी कहते हैं, ये भी आप लिख सकते हो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए निर्वाचन क्या कहते हैं तो। ठीक है बच्चों, तो आगे चुनाव की घोषणा करना, ये किसका काम होता है, चुनाव आयोग का, निर्वाचन आयोग का, ये प्रक्रिया है जो सब आएगा। प्रत्याशियों का चयन करना, जो प्रत्याशी हैं, नामांकन पत्र जो भरेंगे उनको भी जारी करना, चुनाव चिन्हों का आवंटन, चुनाव का तारीख का आवंटन, चुनाव चिन्हों का आवंटन, ये सब किसका काम है, निर्वाचन आयोग का काम है बच्चों। ठीक है, आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा है। सो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। चुनावी जो मतलब चुनावी दल होते हैं, राजनीतिक दल होते हैं, द्वारा चुनावी घोषणा पत्र जारी करना, चुनाव अभियान चलाना, चुनाव कैंपेन चलाना, पॉलिटिक कैंपेन चलाना, मतदान करना, मतदाताओं की गणना करना, ये 8 4 4 3 7 पॉइंट मैंने बता दिए। इसमें से आप कोई भी 5 पॉइंट लिख सकते हो, आप फुल मार्क्स गेन कर सकते हो। आगे बच्चों, अब भारत में चुनाव के बारे में हम देखते हैं, और भी बहुत सी जगह पर चुनाव होते हैं लेकिन हम पहले अपने इंडिया का देखेंगे, इंडिया का हम सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, हमारे यहाँ हर 5 साल में आपको पता है लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव होते हैं। विधानसभा को हम क्या कहते हैं, एक बार और भी आपको पता है, विधानसभा को हम राज्यसभा भी कहते हैं। ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे। 5 साल के बाद, जो 5 साल के बाद चुने हुए सभी प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। देखो 5 साल तक उनका होता है कार्यकाल समाप्त, फिर चुनाव होता है,
फिर जो अगर वो वापस आती तो फिर से अपना काम करती, नई पार्टी आती तो नई पार्टी काम करती। इस तरीके से ये बार बार रिपीट होता था ऐसा प्रोसेस। हर 5 साल बाद चुनाव आते रहते हैं, आपको भी पता है। फिर देखो फिर सभी चुनावी क्षेत्रों में एक ही दिन या अलग अलग अंतराल पर चुनाव होते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही दिन हर राज्य में ना, अलग अलग अंतराल पर चुनाव भी होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा भारत में हमेशा चुनाव ही होते रहते हैं। हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव रहते हैं। तो ये एक जो अलग अलग होता है इसी का मतलब एक रिजल्ट है। ठीक है बच्चों, सो आगे बढ़ते हैं बच्चों। फाइनली हम निर्वाचित क्षेत्र या सीट, आपने सुना होगा सीट किसे कहते हैं, निर्वाचन क्षेत्र, तो ये सब आप इसी में पढ़ोगे अब। ठीक है बच्चों, आपने 8th में भी शायद पढ़ा होगा सिविक्स में, पॉलिटिकल साइंस में, और अब यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा पढ़ने को मिलेगा। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इसकी जो है ना आपको 10th क्लास में मिलेगी बच्चों। और 10th क्लास में आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं इन सबको कराऊंगा बच्चों। शुरुआत से आपको सभी चीज़ों की जानकारी, लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी, चाहे वो सिलेबस हो, चाहे वो सैम्पल पेपर हो, चाहे वो चैप्टर्स हो, सब कुछ आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवाता रहूँगा मैं। इसलिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है बच्चों, चुनावी क्षेत्र के उद्देश्य, या देखो चुनाव के उद्देश्य, जो चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांटा जाता है। चुनाव के उद्देश्य से मतलब आराम से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करा लिए, इसलिए छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे पीसेस उसमें एक क्षेत्र के रूप में काट दिया था। इन्हें निर्वाचन क्षेत्र या सीट कहते हैं बच्चों। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ईजी सी डेफिनेशन है, ये चीज़ें आपको आप अपने आसपास खुद ही देखते हो। ये तो आपने 100% पढ़ा ही होगा। ये क्लास 6 में भी पढ़ा है, क्लास 7 में भी आ जाता है, क्लास 8 में, क्लास 9 और क्लास 10th में भी आएगा। ठीक है, लोकसभा में इसको आप 100% थोड़ा सा आप दिमाग लगा कर सो अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि ये आपसे बार बार पूछा था। लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं। अनुसूचित जातियों के लिए 79, अनुसूचित जनजाति, देखो जातीय और जनजातीय तो डिफरेंट चीज़ें हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 79, अनुसूचित जनजाति के लिए 41 सीटें आरक्षित है। तो टोटल कितनी सीटें पूछे जाते हैं, तो टोटल कितनी सीटें लोकसभा में आरक्षित है, तो कितनी हो जाएंगे भाई, इसको दे दिया 80 हो गई, ये 80 और 4 120 सीटें कुल लोकसभा में आरक्षित है। ठीक है बच्चों, भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र हम देखेंगे कि भारत का कौन सबसे बड़ा, किसी बच्चे को पता है अगर तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। खैर मैं बता देता हूँ आपको, भारत का सबसे बड़ा जो लोकसभा क्षेत्र है वो है लद्दाख, और जो सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है वो है चांदनी चौक। ठीक है बच्चों, तो फाइनली बच्चों अब हम इसमें आपको दिखाते हैं और बताते हैं और समझाते हैं। देखो निर्वाचन क्षेत्र या चुनावी क्षेत्र, मैंने कहा था निर्वाचन को चुनावी क्षेत्र कहते हैं, इसलिए मैंने इस वर्ड की मीनिंग आपको बता दी। ये बार बार वरना पूछा जाता है। क्षेत्र के अनुसार देश का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख और सबसे छोटा चांदनी चौक, ये दोनों आपको याद रख लेना है। किसी भी तरीके से एक मार्क्स में आपसे पूछा जाए, ताकि आप फटाक से आंसर दो और फटाक से मार्क्स उठाओ और फटाक से आप 90+ स्कोर करो। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं अब हम बच्चों। उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु कई बार पूछ ली जाती है, तो आपको याद रखना है 25 वर्ष होती है। टिकट क्या होती है, टिकट ट्रेन की टिकट की बात नहीं हो रही है, यहाँ चुनावी टिकट की बात हो रही है बच्चों। पार्टी के मनोनयन कोई सामान्य भाषा में टिकट, मतलब किसी पार्टी से आपको इस सीट से लड़ने का एक मान्यता प्राप्त हो जाती है, लाइसेंस मिल जाता है, तो बस उसी को कह देते हैं हम उस मतलब चुनावी लैंग्वेज में, पॉलिटिक्स लैंग्वेज में इसको टिकट कह देते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब हम। और चुनावी नारे ज़रा आप देख लो, ये हर किसी के नारे आपको थोड़े से पता होने जो बहुत आपकी एनसीईआरटी बुक में दिए, मैंने सिर्फ उन्हीं नारों को लिया बच्चों। इसको प्लीज़ बच्चों आप लर्न कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया, इंदिरा गांधी ने दिया। ठीक है बच्चों, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया बच्चों, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। इस नारों को आप ज़रूर लर्न करो, ये आपको 100% 2 मार्क्स दे करके जाने वाला है, इसलिए बच्चों इसको ज़रूर 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 लर्न करो। एक नारा आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, और मैंने ज़्यादा नारे नहीं लिए कि आप याद ना कर पाओ, मैंने सिर्फ वही नारे लिए जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया गया मोस्ट इंपॉर्टेंट नारे। मैंने आपके सपोर्टिंग मटेरियल्स को भी देखा बच्चों, उसमें भी ये चीज़ दी गई, और अभी थोड़ी देर बाद में आपकी सपोर्टिंग मटेरियल्स के 2-3 पेज मैंने उसको जो है आपके लिए बनाया है, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसको भी आपको पढ़ाऊंगा, उसको भी आपको समझाऊंगा। तो पहले इसे हम पढ़ लेते हैं, फिर बच्चों उसको भी हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, मैंने आपके लिए बना रखा है उसे, और आप उसे भी ज़रा अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। आपके पास सपोर्टिंग मटेरियल है तो आप उससे ज़रूर एक बार क्वेश्चंस को, कुछ नहीं तो आप बस एक बार पढ़ लोगे ना, तो बच्चों आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लोकतंत्र बचाओ का नारा किसने दिया, जनता पार्टी। ये ध्यान रखना, भारतीय जनता नहीं, ओनली जनता पार्टी एक अलग पार्टी, मैंने
आप क्लास 10th में आओगे ना तो उसमें आपको उसमें एक ऐसा चैप्टर है जिसमें पॉलिटिक्स पार्टी के नाम से चैप्टर है, लोकतांत्रिक पार्टियाँ। तो मतलब वहाँ पर आपको क्या करोगे, वहाँ पे इन सभी पार्टियों के बारे में आप जानोगे। पार्टी के चुनाव चिन्ह क्या है, पार्टी कब स्थापना हुई, किसने करी, किस क्षेत्र की पार्टी, कहाँ साइड की, तो आप सब उसमें जानोगे। 10th में चीज़ें आपको डिटेल में पड़ेगी। अभी आप बस इतना जानो कि लोकतंत्र बचाओ का नारा जनता पार्टी ने दिया, बाकी चीज़ें आपको 10th में जानने को मिलेगी। जमीन जीतने वाले को वामपंथी दल, जमीन जीतने वाले को क्या कहते हैं, वामपंथी दल। तेलुगु स्वाभिमान का नारा किसने दिया बच्चों, तेलुगु स्वाभिमान का नारा तेलुगु देशम पार्टी ने दिया, ठीक है, तेलुगु देशम पार्टी ने इसका नारा दिया। चलो बच्चों आगे चलते हैं हम। देखो अब आपकी सपोर्टिंग मटेरियल आ गई है। इसमें देखो मैंने सपोर्टिंग मटेरियल से आपके लिए इन क्वेश्चनों को लिया है। याद रखने योग्य बातें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी, 1 मार्क्स में जो पूछा जाता है। अगर आपने इसे पढ़ लिया बच्चों तो इस चैप्टर से जितने भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो आपके कहीं नहीं जाने वाले और आप पूरे के पूरे मार्क्स ले करके आओगे। बस इसे एक बार पेपर से पहले ज़रूर रिवीजन करना, एक बार पेपर से पहले ज़रूर पढ़ना, एक बार पेपर से पहले ज़रूर लर्न करना, नज़र मार के देना। 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप 90% स्कोर करके आओगे। चलो देखते हैं। लोकतंत्र में जमानत की जनमत जो है ना, जनमत यानी आम जनता, लोग की बहुत अहम भूमिका होती है। उनके आधार पर सरकारों का गठन होता है। फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से। सेकंड पॉइंट है, भारत में जो जनता है ना प्रत्येक 5 वर्ष में अपने प्रतिनिधि चुनती है। आपको पता है जब चुनाव होते प्रत्येक 5 वर्ष में, हर 5 साल बाद जब चुनाव होते तो अपनी जनता जो है ना, जनता अपनी प्रतिनिधि को निर्माण करती है और कार्यों के लिए उनको चुन लेती है। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, हर 5 साल बाद आम चुनाव, जो हर 5 साल बाद जो चुनाव होते हैं ना उसे आम चुनाव भी कहते हैं बच्चों, ये आप ध्यान रखना। निश्चित समय से पूर्व लोकसभा या विधानसभा के भंग होने पर मध्यावधि चुनाव होता है। निश्चित समय से पहले अगर भंग हो गई तो मध्यावधि चुनाव, और किसी क्षेत्र के सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे के खाली सीट पर उपचुनाव होता है। आई होप अब आपको ये समझ में होगा। चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्र में बांट दिया जाता है, इन्हें निर्वाचन सीट कहते हैं। मैंने अभी इस चीज़ के लिए मैंने क्रॉप करके लिया था। मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपकी सपोर्टिंग मटेरियल में मुझे ये सब क्वेश्चन दिखे, तो मैंने कहा एक बार इन क्वेश्चनों को एक बार बच्चों को इसी में क्या होगा, रिकॉल हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा और आपको अलग से रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, ठीक है। तो आई होप अब आपको समझ आ रही है। अब देखो तीसरा और चौथा पॉइंट भी मैंने आपको अभी थोड़ी जस्ट अभी पढ़ाया है, वही पॉइंट फिर से आ गया, तो इसको देख लेते एक बार, आपका रिवीजन हो जाएगा और एक बार आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा और आपको हो सके तो इसी वीडियो के साथ साथ आपको लर्न भी हो जाए, ठीक है बच्चों। तो लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं। मैंने कहा था अनुसूचित जातियों के लिए 79 और अनुसूचित जनजातियों के लिए 41। तो इसमें आप कुछ समझने के लिए है नहीं, मैंने आपको ये चीज़ें पहले ही समझा दी, बस मैं आपको इसको पढ़ करके बता रहा हूँ, आपको थोड़ा माइंड में आपके ताकि आ जाए, आप थोड़ा समझ जाओ कि अगर आपकी सपोर्टिंग मटेरियल में दिया है और जो मैंने एनसीईआरटी से बनाया कितना मैच खा रहा है और कितना मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। मैंने कुछ भी मतलब ऐसे टॉपिक्स नहीं लिए जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड ना हो, ना आता हो, जो आपके लिए दिक्कत करे, ठीक है बच्चों। इसलिए तो आप इसे ज़रूर अच्छे से प्रिपेयर करना। इतना ही अगर आपने पढ़ लिया तो आपका नंबर आ जाएगा, ठीक है। क्षेत्र के अनुसार देश का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र आपको अभी भी बताया था क्या है, लद्दाख है। और जो क्षेत्र है सबसे छोटा वो क्या है बच्चों, अभी मैंने जस्ट 5 मिनट पहले बताया, इस जो है वो है चांदनी चौक, ठीक है बच्चों। तो आगे अब बढ़ते अपना अगला देखते हैं हमारा क्या है। तो ये पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया, चांदनी चौक वाला भी बता दिया। मतदान की योग्यता रखने वाले जो लोगों की सूची है वो मतदाता सूची, वोटर लिस्ट, आपने सुना होगा वोटर लिस्ट जारी होगी। वोटर लिस्ट ये है कि जो उनमें कई बार होता है काफ़ी ज़्यादा लोग, जैसे कोई होता है उम्र ज़्यादा हो जाती है तो वो ख़त्म हो जाता है, तो भी उनका नाम जुड़ा रहता है, तो इससे क्या होता है एक अस्थिरता पैदा होती है। इसलिए हर 5 साल बाद मतदाता सूची को मतलब अपडेट किया जाता है, भाई नए जो वोटर आ गए हैं उनका जोड़ो, जो पुराने जो नहीं रह गए उनको हटाओ। तो इस तरीके से क्या होता है, जो वोटर लिस्ट तैयार करके चुनाव आयोग जो जारी करता है उसको हम क्या कहते हैं, वोटर लिस्ट कहते हैं। 18 वर्ष या उससे ऊपर की आयु वाले सभी नागरिक वोट डाल सकते हैं। 18 के एज के जो है या 18+ एज के, आपको पता है वोट डालने का अधिकार है हमारे यहाँ। पहले ना बच्चों आप 21 होता था, लेकिन इसे फिर एक बार संशोधन किया गया था तो 18 कर दिया गया था। ये भी आप क्लास 10th में ही पढ़ोगे कैसे हुआ था, क्या हुआ था। अभी बस आप ये जानो इतना कि 18 के वर्ष के मतलब ऊपर से जो लोग हैं वो वोट डाल सकते हैं, जो कि आपकी बुक में एनसीईआरटी दिया गया है और आम लोग भी ऐसे कहते हैं। तो इतना आप जानो, बाकी जब आप 10th में आओगे तो जितना ज़्यादा मतलब पढ़ने की ज़रूरत होगी, जितना एनसीईआरटी का एग्ज़ाम पूछना लगा आपको, फिर भी ऐसी वीडियोज़ मिलती रहेंगी बच्चों। अब बने रहिए हमारे चैनल के साथ और आप देखते रहिए इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं। नारे, चुनावी नारे जो कि मैंने अभी आपको बताए,
भारत में चुनाव संपन्न कराने एक निष्पक्ष स्वतंत्र आयोग जिसे चुनाव कहते हैं। देखो नारे एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ, मैंने कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट नारे क्वेश्चन आते हैं। चुनावी नारे, गरीबी हटाओ का इंदिरा गांधी ने दिया, लोकतंत्र बताओ का जनता पार्टी ने, जमीन जीतने वाली को वामपंथी दल, जमीन जीतने वाले का जो नारा दिया वामपंथी दल ने दिया, तेलुगु स्वाभिमान का नारा किसने दिया, तेलुगु देशम पार्टी ने दिया। आगे बढ़ते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आगे बच्चों, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ गया। अब आप इस क्वेश्चन को पहले देखो, मैं एक बार पढ़ता हूँ, फिर इसके आप आंसर देने की कोशिश करना, नहीं दे पाओगे मैं इसके आंसर भी आपको बताता हूँ फटाफट। चुनावी क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र किसको कहते हैं, बीबी जस्ट मैंने बताया। लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं, 543। लोकसभा में जो अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, बताओ बच्चों, 79 है ना बच्चों। लोकसभा के अनुसूचित जनजाति के लिए 41 बच्चों। लोक दल नामक पार्टी का गठन किसने किया, अभी आपको भी बताना बच्चों। क्षेत्र के अनुसार देश का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख, क्षेत्र के सबसे छोटा बच्चों चांदनी चौक। मतदाता सूची जो चुनाव आयोग अपडेट करके कह सकते हो संशोधित करके हर 5 साल बाद जारी करता है, मतदाता के योग्य रखने वाले जो मतदाता सूची में नाम जिनका होता है जो वोटर लिस्ट कहते हैं मतदाता सूची। किस नेता ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, इंदिरा गांधी ने। मध्यावधि चुनाव क्या, जब चुनाव निश्चित समय से पहले विधानसभा या लोकसभा की चुनाव भंग हो जाती है उसे मध्यावधि चुनाव कहते हैं बच्चों। हमारे देश में मतदाता की योग्यता 18 वर्ष। लोकतंत्र बचाओ का नारा जनता पार्टी ने दिया। अब इसका मैं बच्चों आप पहले इसको देख लो, इन सभी क्वेश्चंस को आप एक बार नज़र मान लो, एक बार थोड़ी सी रीड करो इन क्वेश्चंस को। क्या देखो आपके सपोर्टिंग मटेरियल में जो ये क्वेश्चंस दिए गए आपको पता है, या फिर आप सपोर्टिंग मटेरियल को छोड़ दो। आपने जो वीडियो दिखाई इन सब में मैंने ये क्वेश्चंस कवर किया, और आप अभी ये देखो इनमें से आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं, एक बार आप नज़र मार लो। तब तक के लिए मैं आपको आंसर दिखाता हूँ। अब एक बार आप आंसर्स पर नज़र मारो, ये हैं आपके उन सभी 12 क्वेश्चंस के आंसर। इन 12 क्वेश्चंस को अगर आप पढ़ लिए तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले बच्चों। ये लो आपकी आंसर शीट भी मैंने दे दिया, और इसके बाद जैसे ही बच्चों सैम्पल पेपर आएगा, आपका सैम्पल पेपर आ जाएगा, आप सैम्पल पेपर करोगे, उससे आपको पेपर पैटर्न के बारे में पता चल जाएगा कि सब्जेक्टिव होगा कि ऑब्जेक्टिव होगा, कैसे होगा भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट्स हैं, वो सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे बच्चों। जब हमारा टर्म 2 का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं कोशिश करूँगा सैम्पल पेपर जल्द से जल्द आपके लिए मैं लेकर के आऊँ बच्चों, ठीक है। तो सैम्पल पेपर में मैं आपको सब चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। तो एक बार आप मैंने देखो इन सभी क्वेश्चन के 543, 79, 70 सब मैंने सब चीज़ें आपको बता दी है। बस एक बार आप इनको चेक कर लो, देख लो क्या इनके आंसर इनसे मैच खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। और इसकी पीडीएफ की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो, आप उससे पीडीएफ से पढ़ना चाहते हो, तो आप लिंक जो है पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर लो और पीडीएफ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है बच्चों। पीडीएफ से भी आप कर सकते हो। चुनाव आयोग मैंने आपको बता दिया क्या है बच्चों। चुनाव आयोग अभी भी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बात की। भारतीय चुनाव आयोग के अधिकार के बारे में अब हम बात कर लेते हैं फटाफट, ठीक है बच्चों। भारतीय चुनाव आयोग के मैंने अधिकार बताए थे, वोटर सूची, वो चुनाव का तारीख का ऐलान करना, चुनाव के मतलब नामांकन पत्र जारी करना, चुनाव की तारीख का घोषणा करना, चुनाव की स्वतंत्र व निष्पक्ष हो सके इसकी देख रेख करना, है ना, ये सभी चीज़ें उसका अधिकार है। आचार संहिता बच्चों देख लेते हैं। चुनावी अभियान के समय जब चुनावी अभियान आता है या चुनावी सीज़न आता है, चुनावी सीज़न आपको पता होगा चुनाव से कुछ दिन पहले ही आता है। जब चुनाव कुछ दिन पहले होता है तो आपने देखा होगा चुनावी सीज़न आ जाता है। राजनीतिक दलों द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों को चुनाव आचार संहिता कहते हैं, ठीक है, चुनाव आचार संहिता कहते हैं। आचार संहिता के कुछ मुख्य प्रावधान पढ़ते हैं। आचार संहिता के बच्चे बारे में डिटेल में आपको क्लास ओ बच्चों सॉरी थोड़ा सा पीडीएफ हल्का सा डिस्टर्ब हो गया बच्चों, मैं अभी आपके लिए लेके आता हूँ, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ हो गई थी, तो आगे देखते हैं अब हम। चुनाव अभियान के विभिन्न माध्यम या साधन। पोस्टर लगा करके चुनाव का अभियान किया जा, चुनाव का अभियान का मतलब करते लोग पोस्टर लगा कर प्रचार करते हैं, सभाएं करते हैं, भाषण देते हैं, रैलियाँ करते हैं ना, और क्या करते हैं, चुनावी पत्रों की बौछार, घोषणाओं की बौछार करते हैं, रोजगार देने का वादा करते हैं। तो ये सब क्या है, सब यही है जो आपने अभी पढ़ा। अब एक आपका लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है आपके लिए, या कह लो लॉन्ग क्वेश्चन, या कह लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देख लेते हैं। चुनाव के दौरान कोई भी उम्मीदवार पार्टी का क्या काम नहीं कर सकता।
अभी तक आपने सब कुछ पढ़ा, अब देखो क्या पढ़ता है। अब आप देखना कि हमारे देश में इन सब में किस चीज़ों का पालन होता है जो आप देखते हो उसके बिहेव पर, और किस किस चीज़ों का पालन नहीं होता उसके बिहेव पर। आप ज़रा देखना इसको, ठीक है। मतदाता का प्रबोधन, प्रबोधन मतलब मतदाताओं को लुभाने का, उनको घूस या धमकी दे करके भाई हमें ही वोट देना, ये है पहला पॉइंट। सेकंड, जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगना, ये सेकंड पॉइंट क्या हो गया। किसी आप जाति के धर्म पर वोट मांग रहे हो, किसी धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हो, किसी एक विशिष्ट क्षेत्र का विकास करने के नाम पर वोट मांग रहे हो, किसी एक टारगेट को आप हिट करने के नाम पर वोट मांग रहे हो, तो ये सब गलत है, जो नहीं कर सकते आप। चुनाव ने आयोग ने ऐसी सीमाएं तय कर रखी। चुनावी अभियान के दौरान, चुनावी जो अभियान होते हैं वहाँ पर सरकारी साधनों का उपयोग नहीं करें, लेकिन आपने देखा होगा चुनावी अभियान के दौरान भरपूर मात्रा में सरकारी साधनों का इस्तेमाल किया जाता है। एक चीज़ और देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में पूछा जाता है, 1 मार्क्स में पूछ लिया था, मैंने इसीलिए इसको इसमें डाल दिया लास्ट में। लोकसभा चुनाव में एक क्षेत्र में 25 लाख, लोकसभा चुनाव में 25 लाख से ज़्यादा नहीं खर्च कर सकते, और विधानसभा चुनाव में 10 लाख से ज़्यादा का खर्च नहीं कर सकते। तो बच्चों ये था इसका पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बच्चों। तो बच्चों इसके बाद हम देखते हैं हमारा चैप्टर ये फिनिश होता हो बच्चों। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो बच्चों, ताकि वो भी इससे वीडियो से पढ़ सके, उनको भी इस वीडियो से मदद मिल सके, वो भी अच्छा स्कोर कर सके। आपके क्लासमेट्स जो हैं उनको आप शेयर करो, वो अच्छे स्कोर करेंगे, आप भी अच्छा स्कोर करोगे, तो आप दोनों अच्छे से अच्छे स्कोर करके आगे बढ़ सकोगे। तो प्लीज़ बच्चों अपने दोस्तों को ज़रूर इसे शेयर करना, और अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।